Hello, everybody. I hope you all are doing very well. So am I. Guys, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन. एज द नेम सजेस्ट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, सो एज कि वो एक डिसीजन बना पाए टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज. ये एक बेसिक आइडिया हो गया अबाउट सिक्योरिटी वैल्यूएशन. डेफिनेशन पे आते हैं. Security valuation means valuation of securities so as the investors make a decision to buy or sell the securities through fundamental analysis approach. अब सर ये फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच क्या होता है? तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स का यूज करते हैं, वेर इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, डेटास देखते हैं, अपन पुराने ट्रेंड्स देखते हैं थ्रू चार्ट्स. दैट इज टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस मतलब वी सी बैलेंस शीट्स, वी सी कैश फ्लोज, वी सी रेशोज और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉन टेक्निकल है. दैट इज नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच. तो पूरे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच का ही यूज करेंगे, टेक्निकल का नहीं. अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो सबसे बेसिक एक पार्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग CAPM and also the equity risk premium using the CAPM, capital asset pricing model. अब गाइस ये क्या होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? सी, इट इज सिंपली, आप नाम से जाइए, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न. रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब मेरे को जो रिटर्न चाहिए, द रिटर्न विच आई वांट इज माय रिक्वायर्ड रिटर्न. ओके, एज सिंपल एज दैट. अब जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF. सब समझाता हूँ गाइस, चिल रहे. ठीक. RF is risk free rate of return, which is the rate of return on treasury bonds, debts, fixed deposits, etc. सिंपली जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है जिसपे कोई रिस्क नहीं रहता है, अपनी इनकम एक फिक्स्ड अमाउंट पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे अपनी इनकम आती है, दिस इज नोन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. देन बीटा. अब सर ये बीटा क्या होता है? बीटा को मैं अगर, अपन बीटा को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में इन डिटेल समझेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूं अबाउट बीटा, बीटा इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिस्क, दैट हाउ मच इज द रिस्क ऑफ माय सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मार्केट. अब इस कंटेक्स्ट में बीटा का मतलब ही है हाउ मच इज द रिस्क ऑफ माय सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. सिंपल, क्या मेरा रिस्क है विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्क फ्री सिक्योरिटी जो यहाँ पे अपने दिखे. देन जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का रिटर्न, उसको अपन बीटा से मल्टीप्लाई करें. अब सर इसका लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं अपन? ठीक है, लॉजिक समझता है. रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा कि मेरे को बेसिक बेयर मिनिमम उतना रिटर्न चाहिए जितना रिस्क फ्री सिक्योरिटीज दे रही है. ओके, अब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज जितना रिटर्न दे रही है वो तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं एक रिस्क ले रहा हूं ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन स्टॉक मार्केट और इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज विच हैज अ सर्टेन रिस्क. तो हमें उस रिस्क का भी एक एडवांटेज चाहिए. ठीक है, उस रिस्क से रिलेटेड चीजों के लिए बीटा गेम में आता है. तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को रिटर्न? तो क्या होगा, वो जो भी रिटर्न मार्केट में होगा और जो रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में है उतना मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए. अब एक और चीज, जो मार्केट है वहां पे रिटर्न तो एक्स्ट्रा है लेकिन उससे रिलेटेड एक रिस्क भी है, वो रिस्क है बीटा. इसीलिए वी मल्टीप्लाई बीटा बाय द डिफरेंस
so as to arrive at the exact required return। ठीक है, एकदम सिंपल रखना, बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके में मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अब इंस्टीट्यूट के जितने भी इलस्ट्रेशंस है, जितने भी एग्जांपल्स है कॉन्सेप्ट्स के बाद, वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस इस रिवीजन वीडियो के बाद आप हर एक कॉन्सेप्ट के, जो कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद टेस्ट योर नॉलेज होता है, उसके क्वेश्चंस अच्छे से थॉरली कीजिएगा, बिकॉज वही आपकी एक ग्रिप बनाएंगे इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग, ताकि आपको पेपर में, एग्जाम में कुछ ऐसा सोचने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%, रिटर्न ऑफ मार्केट है 12%, बीटा है 2। ओके, अब रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न क्या था? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा टाइम्स द डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स ऑफ मार्केट माइनस द रिटर्न्स ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। सिंपल, 16% is the answer. अब there are some points to remember, which is first that RM minus RF is market risk premium। नाम से जाइए। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब मार्केट में क्या प्रीमियम है, मार्केट की अगर मैं रिस्क लेता हूं तो उसका क्या प्रीमियम होगा, वो सिंपली होगा रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, अब जब हम बीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लाते हैं हमारे सिक्योरिटी, हमारे स्टॉक को उस पिक्चर में। तो बीटा टाइम्स आर एम माइनस आर एफ वुड बी इक्विटी और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, मतलब उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी और इक्विटी का रिस्क प्रीमियम, दैट इज बीटा टाइम्स आर एम माइनस आर एफ। कई बार क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली ये दिया रहेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम और इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो हमें याद रखना है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Internal rate of return is a rate at which the present value of all the future cash flows would be equal to the initial investment। क्या हुआ सर? ये एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ, तुम लोड लो ही मत, जब तक मैं हूं ना कोई लोड नहीं लेना। IRR मतलब that my future cash flows would be equal to the initial investment which I have made। मतलब कि से फ्यूचर में मेरे को 10-10 लाख के 5 साल तक कैश फ्लोज होने वाले हैं, तो IRR वुड बी दैट रेट जो मेरे उन आगे के फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लाएगा, विच वुड बी इक्वल टू माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट और इन दैट से एनी प्रोजेक्ट और मशीनरी एक्सेट्रा। तो इसका जो डिटेल में है वो अपन कैपिटल बजटिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इस चीज का बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जो आपने अब तक नोटिस की होगी, अब जब आईआरआर से अपन फ्यूचर के कैश फ्लोज को पीवी करेंगे तो अपना एनपीवी जो है वो 0 आएगा। समझे? समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। एनपीवी 0 इसीलिए होगा बिकॉज जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है वो इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट होंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ, नेट प्रॉफिट, वो कुछ भी नहीं हुआ। इट्स जस्ट अ रेट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द मिनिमम टू गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक। सिंपल। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बेसिकली। अब इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करने के 3 अप्रोच हैं। जैसे आपको अगर किसी लड़की अच्छी लगती है और उसको आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, तो बहुत सारे अप्रोचेस देखते हो कि ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसे करो। वो अप्रोचेस में टेक्निकल अप्रोच। तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स के 3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज डिविडेंड बेस्ड मॉडल, सेकेंड इज अर्निंग बेस्ड मॉडल एंड थर्ड इज कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। तीनों ही जो नाम है, जो उनके फर्स्ट वर्ड्स हैं, उन पे बेस्ड है। लाइक डिविडेंड बेस्ड मॉडल में हम डिविडेंड को बेस मानते हैं, अर्निंग बेस्ड मॉडल में हम अर्निंग्स को बेस मानते हैं, एंड कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में हम कैश फ्लो को बेस मानते हैं। ठीक है,
कैश फ्लो बेस्ड मॉडल जो है वो अपन बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने रखा है इसलिए मैंने सिर्फ एक नाम मात्र जिक्र किया है इस चीज का, नहीं तो हम इसको बिजनेस वैल्यूएशन में इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है डिविडेंड बेस्ड मॉडल। डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अब सर डिविडेंड बेस्ड मॉडल मतलब डिविडेंड्स आर यूज्ड एज बेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर जो भी हमको अभी डिविडेंड और आगे सालों में डिविडेंड मिलने वाला है, दैट डिविडेंड इज यूज्ड एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, ठीक है, वैल्यूएशंस कैन बी डन। होल्डिंग पीरियड मतलब कि मैं एक साल सिंगल साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, परपेचुटी मतलब कि इन्फिनिट ईयर्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें जो अपन आगे देखेंगे। फर्स्ट रहेगा सिंगल ईयर होल्डिंग पीरियड, दैट मीन्स आई एम होल्डिंग द शेयर फॉर ओनली वन सिंगल ईयर। तो लॉजिकली सोचो क्या होगा, मैं एक साल के लिए कोई शेयर होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को उस पर डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, आफ्टर वन ईयर। और क्योंकि मैं इस शेयर को एक ही साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं उस शेयर को उस साल के एंड पे बेच दूंगा, तो हमें क्या मिलेगी, उस शेयर की ईयर एंड पे वैल्यू। ठीक है, सिंपल, उतना ही काम है। ठीक है, कोई भी पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है ना अपन लॉजिक पे पढ़ेंगे, ताकि अपन कोई फॉर्मूलेस जो लिखे हैं ना, वो सिर्फ नाम क्या बोलते हैं, वो सिर्फ एक समझाने के लिए लिखे हैं, आपको याद ना करने पड़े। आप क्वेश्चंस देखिए और डायरेक्टली आप माइंड में कैलकुलेशंस चलने लगे। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है वो होगा पी जीरो, जो प्राइस एट द जीरो ईयर वुड बी डी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस के ई एंड पी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस के ई। अब सर पी जीरो क्या होता है, पी जीरो इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर जो अपने को कैलकुलेट करनी है। डी वन इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट ईयर एंड। P1 is equals to expected value of the share at the year end, जो मैंने आपको दो चीजें बताई। K is the required rate of return on equity। अब सर ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ चीजें याद आ रही है बेसिक की? बेसिक बेसिक मैं बताता हूँ। बेसिक में अपन ने देखा था कि हाउ टू फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि आगे के जो हमारे कैश फ्लोज हैं उसे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लेके आना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली वैसा ही है। आप थोड़ा सोचेंगे ना तो आप ये क्लिक कर पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगले साल ईयर एंड पे जो हमें डिविडेंड और क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलने वाली है, उन दोनों को हम प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हैं। हाँ यार, बात तो सही है सर, कितनी सिंपल चीज थी ये। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप सिर्फ उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। शेयर्स ऑफ एसएस लिमिटेड टू बी सोल्ड एट 50 रुपीज एट द ईयर एंड, ये क्या आ गया अपना P1। डिविडेंड एट द ईयर एंड वुड बी 10, ये आ गया अपना D1। के इज 10%, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एट दिस, आगे भी जो अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, के का सिंपली ये मतलब है जो इंटरेस्ट रेट जिस पे अपने को प्रेजेंट वैल्यू करना है ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द डिविडेंड और द एक्सपेक्टेड वैल्यू पर। तो के बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है जिस पे अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। सिंपल आंसर। पी जीरो क्या है, पी जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी वन प्लस पी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस के, वन प्लस के। अब ये जो वन प्लस के लिखा है, वन प्लस 0.10, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि अपन लिखते हैं वन डिवाइडेड बाई 1.10 विच इज 10 इंटू 0.909 प्लस 50 इंटू 0.909। ओके, सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ये जस्ट इंस्टीट्यूट ऐसे प्रेजेंट करता है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ये ज्यादा इजी है। ठीक, व्हेन यू आर प्रेजेंट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। ओके,
तो ये था single year holding period when the dividend and the present value would be realized at the year end. अब more than 1 year of holding period, मतलब मैं 1 साल से ज्यादा तक उस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 1 साल से ज्यादा का उस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं उसको बेचूंगा नहीं, तो मेरे को वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द ईयर एंड नहीं मिलेगी। मिलेगा क्या? सिर्फ एक चीज, विच इज डिविडेंड। अब उसके भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज जीरो ग्रोथ रेट मॉडल, मतलब कि हमें कांस्टेंट डिविडेंड ओवर द इयर्स मिलता रहेगा टिल परपेचुटी, विच इज P0 इक्वल टू D डिवाइडेड बाय KE। D मतलब अगेन द डिविडेंड, तो D is the constant dividend that we are going to get throughout the life, throughout the years, and KE is again that interest rate through which we are going to present value this dividend. सेम कॉन्सेप्ट है गाइस, सेम कॉन्सेप्ट। हमको आगे सालों में मिलने वाला डिविडेंड जो है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसमें सेकेंड मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, which assumes that dividend would grow at a constant growth rate, मतलब कि डिविडेंड हर साल एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे बढ़ेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P0 इज D0। अब D0 क्या हुआ? D0 इज डिविडेंड करंट, करंट डिविडेंड जो कंपनी डिविडेंड अभी पे कर रही है, दैट इज D0, डिविडेंड जस्ट पेड। देन उसमें हम ग्रोथ लगाएंगे। ग्रोथ लगाएंगे मतलब कि 1 साल बाद जो होगा वो डिविडेंड हमारा क्या होगा? दैट वुड बी द D0 प्लस जो भी ग्रोथ क्वेश्चन में दी हुई रहेगी वो ग्रोथ, अब डिवाइडेड बाय KE माइनस G। KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड G इज द ग्रोथ रेट। ये रहेगा अपना गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। एकदम सिंपल, एकदम आसान। एग्जाम्पल से समझते हैं। SS Learnings paid a dividend of ₹12, growth at 10%, KE at 12%। अब P0 कैलकुलेट करना है, तो जो D0 है उसमें ग्रोथ लगाई डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ, दैट वुड गिव अस आवर शेयर प्राइस ऑफ ₹66 पर शेयर। नेक्स्ट, अब कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रोथ है हमारी वो कंसिस्टेंट नहीं होती फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप खुद सोचिए कि आपका जब नया नया बिजनेस स्टार्ट होता है, नया नया कोई वेंचर होता है, तो आपकी जो इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ होती है वो, क्योंकि वो एक इनिशियल फेज होता है, एवरीबडी नोज अबाउट योर बिजनेस, तो एक सर्टन लेवल पे ग्रो होती है, सर्टन फास्ट लेवल पे ग्रोथ होती है। लेकिन उसके बाद वो एक स्टेबल स्टेबल एरा में पहुंच जाता है, वेर इन द ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट। तो यही ये जो बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल ग्रोथ स्टेजेस है, उसका सबसे पहला ये है टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब इसमें कंपनी दो चीजें एक्सपीरियंस करती है, विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मॉडल फॉर फाइनाइट पीरियड। फाइनाइट पीरियड मतलब एक सर्टेन पीरियड, डेफिनाइट पीरियड। और नॉर्मल ग्रोथ, सॉरी, नॉर्मल ग्रोथ इनडेफिनेटली। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिक दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड फॉर फाइनाइट पीरियड, फाइनाइट पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें अपने को, जो लिमिटेड टाइम के लिए, जो सर्टेन टाइम के लिए, अब वो अमाउंट आएगी यहाँ पे, प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इन नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ मतलब स्टेबल ग्रोथ वाला पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, दोनों को अपन टोटल करेंगे, दैट वुड बी P0। आपको इतना भी समझ नहीं आएगा, अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। D0 है अपना 10,
growth at 10% for the first 3 years and 8% after that indefinitely. Okay, ये था concept कि for the first 3 years growth at 10% which is more, and then after 8% stability. KE है 15%, calculate P0. अब सबसे पहले जो स्टेप था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर फाइनाइट पीरियड। अब डिविडेंड जो होगा अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, D1 D2 D3। ओके, D1 इज D0 into growth, D2 is D1 into growth and D3 is D2 into growth। ये मिल गया हमें डिविडेंड। देन KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। KE जो रहेगा अपना वही इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विच इज नॉर्मली जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.870, 0.756 एंड 0.658। इससे आ गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनाइट पीरियड। ठीक है, जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था। अब नेक्स्ट, इसके बाद जो डिविडेंड हमें मिलने वाला है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ पे मिलने वाला है। ओके, तो अब जो कांस्टेंट ग्रोथ पे हमें डिविडेंड मिलने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स द शेयर्स, तो हमें उन सब का एक प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल मतलब जो लास्ट तक मिलता रहेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब शेयर ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर एट द थर्ड ईयर would be D4 divided by KE plus G। अब D4 क्या होगा, D3 जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया 6.655 इनटू ग्रोथ जो स्टेबल ग्रोथ हो चुकी है 1.08 8% वाली डिवाइडेड बाय KE माइनस G इज इक्वल टू 102.76। ये आ गई अपनी शेयर प्राइस एट द ईयर 3। अब हमें ईयर 3 की तो चाहिए नहीं, अब हमें क्या चाहिए, द शेयर प्राइस ऑफ द टर्मिनल वैल्यू एट करंट P0। तो वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P3 एट P0 वुड बी 102.67 और जो अपना KE रहेगा जो अपन ने कैलकुलेट किया था 0.658 जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था हमारा, उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आई P3 की एट द ईयर P0 दैट इज 67.56। अब ये जो वैल्यू थी ये थी प्रेजेंट वैल्यू जो हमें लाइफ लॉन्ग मिलेगी, टर्मिनल वैल्यू 67.56। इससे पहले अपन ने क्या प्लस किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनाइट पीरियड जो था 13.74। तो P0 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द डिविडेंड फॉर द फाइनाइट पीरियड जो अपन ने कैलकुलेट किया, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड अबव, इन दोनों का टोटल होगा P0। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बस अब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपके फ्लो में आ जाएगा, एकदम इजी, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं विच यू हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट इज, ये एक सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों में कि सर D0 ले कि D1 ले, कब D0 ले कब D1 ले, पेपर में क्या और करके आ जाए। तो गाइज मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, और कंसिडरिंग आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो ये तो आपके लिए केक वॉक होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट आई वुड से दैट यू शुड डू बोथ द आंसर्स कंसिडरिंग इट एज D0 और कंसिडरिंग इट एज D1, क्योंकि थोड़ी सी भी अपन ICI को वो ढील नहीं दे सकते हैं। अगर हमने कुछ भी गलत इंटरप्रेट कर लिया तो हमारे जो श्योर शॉट 4-6 मार्क्स है वो पूरे जीरो हो सकते हैं। तो व्हाट आई वुड से कि आप दोनों तरीके से करके आओ, D0 और D1 दोनों से करके आओ। ठीक है, अदर देन दैट जो ICI के जनरल अजम्पशंस रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर्स अपन वो देखते हैं। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट D0 और D1 हमेशा हमें अज्यूम करना है दैट इट इज D1। ओके, तो सर हमेशा D1 अज्यूम करना है, कुछ भी लिखा रहा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, नहीं बेटा, इतना जल्दी नहीं। सुनो,
D0 आप तब अज्यूम करना जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है दैट डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड पेज। दोनों का मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड मैंने पे कर दिया या डिविडेंड मैंने पे किया था। इंग्लिश, डिविडेंड पेड और डिविडेंड पेज, जब भी ये दो शब्द आए तो आप सिंपली इसे D0 मानना। ठीक है, या तो डिविडेंड आपको इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में मतलब वो जो इनकम स्टेटमेंट अपने बेसिक्स में पढ़ी थी, बस उसमें अगर कोई भी डिविडेंड दिया है तो दैट इज D0। ओके, ये हो गया एक इंस्टीट्यूट का जनरल बेसिक अजम्पशन। अब इंस्टीट्यूट का अजम्पशन बदल सकता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप D0 और D1 दोनों के हिसाब से करके आ जाइए। अब डिसीजन मेकिंग, कैसा डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट आएगा डिसीजन मेकिंग। अब सर क्या डिसीजन बनाना है अपने को, इतना जो सब अपन ने पढ़ा तो उसका कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो होगा, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं ये चीज सीए फाइनल। तो अब डिसीजन मेकिंग समझते हैं। इफ P0 that we have calculated is greater than the current market price। अब आप एक चीज समझो, ठीक है, मैंने जो कैलकुलेट किया P0, जो मेरे हिसाब से शेयर प्राइस होनी चाहिए थी, दैट इज 500। दैट इज 500। अब जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 400। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैंने सोचा कि मेरे हिसाब से प्राइस है 500, मार्केट में चल रही है 400, मतलब क्या है कि मैं, मेरे लिए तो फायदे का सौदा हो गया कि मेरे हिसाब से 500 में मिल रहा है, मिलना चाहिए, मिल रहा है 400 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा, जाके ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? बिकॉज दैट शेयर इज अंडर वैल्यूड। ओके, दैट इज व्हाट द फर्स्ट डिसीजन इज। इफ P0 is greater than current market price, then that is undervalued share and we have to buy it। नेक्स्ट, सेकंड, अगर मैंने सोचा कि मेरा जो P0 है वो होना चाहिए 400 रुपए, और मार्केट में शेयर बिक रहा है 500 रुपए का, अब यार मेरे हिसाब से तो 400 में मेरे को लेना चाहिए, लेकिन मार्केट में दिख रहा है 500 रुपए का है। ठीक है, तो कभी ना कभी वो 400 के पास आएगा ही। तो ये जो मार्केट में शेयर है ये ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू मी। तो व्हाट आई वुड डू इज सेल द शेयर्स। अब सर आपके पास तो शेयर है ही नहीं, बेचोगे कैसे? शॉर्ट सेलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट में, जो कि आपको डिटेल में डेरिवेटिव्स के चैप्टर्स में, फॉरेक्स में आपको इन डिटेल समझाऊंगा मैं। आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप शेयर बेच सकते हो, दैट दैट इज शॉर्ट सेलिंग। तो आप शेयर बेच दीजिए, और जब वो शेयर 400 का आ जाएगा तब आप उसे खरीद लीजिएगा, ताकि आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। दैट इज सिंपल द सेकेंड डिसीजन मेकिंग। इफ P0 is less than current market price, then the share is overvalued and you have to sell the share। अब अगर P0 इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस है, मेरे हिसाब से भी भाव 500 होना चाहिए, मार्केट में भी भाव 500 है, तो कुछ मत करो, फेयरली वैल्यूड शेयर है, आप आपकी इच्छा, यू कैन बाय इट और इधर सेल इट, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ KE यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। अब ये कुछ भी नहीं है, इस एक्चुअली ना इसे कंसेप्ट होना भी नहीं चाहिए। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे जाते हैं, ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, इससे अपन ने क्या निकाला, P0। नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स लगाऊं मैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा तोड़ते हैं। ठीक है, KE माइनस जी को हम इस साइड लेके आते हैं, और D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0। ओके, ये अपन इस तरफ रखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो जी है इसको उस तरफ लेके जाऊंगा, राइट साइड, विच इज KE इज इक्वल्स टू, सॉरी, K इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया कि सेम फॉर्मूले से, सॉरी, सेम फॉर्मूले से हम KE भी निकाल सकते हैं।
कैसे निकाला मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, ठीक है, इतना ही सिंपल। इट्स जस्ट प्लेइंग विद द मैथमेटिक्स। ओके, अब आते हैं अपन तो कैलकुलेशन ऑफ के यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल विच इज के इन ब्रैकेट d1 डिवाइडेड बाय p0 इंटू 100। इंटू 100 इसीलिए किया जाता है ताकि अपन जो g है उसको नॉर्मल फिगर्स में लिख सके। फॉर एग्जाम्पल अगर g 10 है तो अपन उसको क्या लिखते हैं 0.10। अगर आप इसे 0.10 की बजाय सिर्फ 10 लिखते हैं तो हमें इसको भी उस फिगर्स में लाना पड़ेगा ताकि एक कांस्टेंट कांस्टेंट जो है वो फिगर मेंटेन रहे। तो इसीलिए यहाँ पे 100 किया गया और कुछ भी नहीं। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ के यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कई बार जो डिविडेंड है वो अनइवन होता है फॉर अ फाइनाइट पीरियड, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या देखा कि जो ग्रोथ होती है वो अनइवन होती है। दो ग्रोथ रेट होती है, एक फाइनाइट पीरियड के लिए, एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए। इस केस में जो डिविडेंड है वो अनइवन है फॉर अ फाइनाइट पीरियड। अनइवन है मतलब एक साल में मेरे को मिल रहा है 12, दूसरे साल में मिल रहा है 8, तीसरे साल में मिला 20। दैट इज अनइवन। एंड आफ्टर दैट वो कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट मतलब डी, समझो तीसरे साल में मेरे को 8 मिला तो 8 के बाद वो हर साल 8 ही रहेगा और उसमें जो ग्रोथ रेट लगेगी वो अलग। तो उसमें के जो है वो हमें इंटरपोलेशन मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सर ये इंटरपोलेशन मेथड क्या होती है? इंटरपोलेशन मेथड मतलब कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से एक रेट कैलकुलेट करते हैं वेयर इन वी गेट द के। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज। तो एग्जांपल से समझते हैं। SS Learning has distributed dividend as year 1, 1, 2, 3. Dividend है 10, 12, 8. Next. Then from 4th of year onwards जो ग्रोथ है वो 10% है। अब ग्रोथ किस पे लगेगी? थर्ड ईयर के बाद से डिविडेंड 8 कांस्टेंट हो जाएगा और उस पर 10% की ग्रोथ लगेगी। दैट इज व्हाट इट मेंट। जो P0 है अपना करंट वो है 190 एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। अब थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड हम कैलकुलेट करेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हमें एक ऐसा के चाहिए जो हमें ये करंट पीओ लाके दे। मैं आपको एकदम बेसिक भाषा में बताऊं तो एक ऐसा रेट चाहिए जिसे हमें ये करंट पीओ मिला है 190। तो हम क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। दो इंटरेस्ट रेट लेंगे जो इस एग्जांपल में अपन ने 13 और 14 लिया है। दोनों के अपन ने पी फैक्टर लिख लिए। अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। जो ईयर 1 है डिविडेंड है 10, 12, 8। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया हमने एंड हमें फॉर दैट फाइनाइट पीरियड प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। ओके, दैट इज P0 फॉर द फाइनाइट पीरियड। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू क्या समझा था अपन ने? टर्मिनल वैल्यू मतलब, एक सेकेंड, क्या समझा था अपन ने टर्मिनल वैल्यू मतलब कि जो भी मेरे आगे इनफिनिट ईयर्स होंगे उन सब का प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगा? 8 जो अपना लास्ट डिविडेंड था इंटू 1.10 ग्रोथ डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ये निकलेगा अपना जो P3 है वहां का रेट, वहां का करंट मार्केट प्राइस P3 का। अब हमें P3 से इसे P0 पे लेके आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13% का विच वुड बी 0.693। जब हम ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे वी वुड बी गेटिंग 203.28 प्लस 23.79। तो हमें जो लास्ट वैल्यू मिलेगी जो इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की होगी विच इज 227.07। ठीक है,
अब ये तो है नहीं जो हमें 190 चाहिए, तो लेट्स ऑल्सो कैलकुलेट विथ 14%। डिविडेंड सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आए 14% के, 0.877, 0.769, 0.675। अब प्रेजेंट वैल्यू जो आई वो होगी 8.77, 9.23 and 5.40. That would be my, what I would say, the present value of the finite period. Exactly same हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, 8 इंटू ग्रोथ। अब इसमें के ई 14 है तो अपन 14 लेंगे माइनस 10% इंटू 0.675, which would be 148.50 and the last value would be 171.90. अब जो ये वैल्यू है 190 वो इन दोनों के बीच में है, 227 और 171 के बीच में। तो अब हम कैसे पता करें कि वो वैल्यू किस रेट पे है? तो उसी का ये एक फॉर्मूला है, एकदम लॉजिकल बेस्ड है। लोअर रेट, ठीक है, लोअर रेट क्या है अपना? लोअर रेट है 13%, ठीक है। लोअर रेट, अब प्लस करेंगे वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट इनटू इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे देन वी वुड बी गेटिंग आवर रेट एज 13.67%। दैट इज द बेसिक्स ऑफ इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड हमें पूरे एएफएम में काम आने वाली है, जगह जगह पे, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द केई when there is uneven dividend or dividend for a uneven dividend for a finite period। तो ऐसे अपन इंटरपोलेशन यूज करते हुए रिक्वायर्ड वैल्यू निकालते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए केई निकालते हैं। तो अब इंटरप्रिटेशन क्या हुआ सर अपना कि 13.67% पे जब हम इन डिविडेंड और इस प्रेजेंट वैल्यू को अपन कैलकुलेट करेंगे देन वी वुड बी गेटिंग 190 एज द P0। आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप ये रिवीजन वीडियो के बाद सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप इस रेट से, इस केई से सॉल्व करके देखना और देखना 190 आता है कि नहीं, और कमेंट्स में बताना है कि नहीं। नेक्स्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूट ने बस डाल दिया है तो अपन बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इसके कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, और क्वेश्चंस है भी तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इज अर्निंग बेस्ड मॉडल। अर्निंग बेस्ड मतलब कंपनी जो अर्न करती है। डिविडेंड में क्या था, कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अर्निंग्स में कंपनी व्हाट कंपनी अर्न्स, वो बेस होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ दी शेयर्स। तो सबसे पहला है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, which is P0 divided by earning per share into 1 minus B divided by KE minus B into R। अब B है यहाँ पे रिटेंशन रेशियो जो अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था। नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, R इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अगर अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा खोलते हैं तो हमें मिलता है कि अर्निंग पर शेयर इज 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। अब अर्निंग में से अगर मैंने 1 माइनस रिटेंशन रेशियो निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? रिटेंशन रेशियो अपन ने बेसिक्स में क्या पढ़ा था? रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस रिटेंशन रेशियो वुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड इस डिविडेंड पे आउट रेशियो को अगर मैं अपनी अर्निंग से मल्टीप्लाई करता हूँ कि व्हाट आई हैव अर्नड थ्रू आउट द ईयर into my dividend payout ratio, what would I get is the dividend that I have paid, which would be nothing but D1. Okay,
इतना समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए सारे वीडियोस जल्द से जल्द लाने का, और इस अटेम्प्ट में आपको सीए डैश डैश जो भी आपका नाम रहेगा वो लाने का। नेक्स्ट आते हैं नीचे, ठीक है। केई, व्हाट इज केई? तो अपन ने जो पढ़ा है वही है। अब माइनस आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो, गलती से इधर माइनस का साइन आ गया है, दैट इज मल्टीप्लाई ओनली। ROE into retention ratio. ROE is return on equity and retention ratio is what we have retained. अब जितना भी what I have earned, what is my return on equity, if I multiply it by my retention ratio, I get it the growth. समझे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रिटेंशन रेशियो मतलब कि जो पैसे मैंने बचाए, अब जो पैसे मैंने बचाए हैं वो अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? मेरी ग्रोथ मिलेगी, उससे मेरा ग्रोथ होगा, दैट इज जी। तो अगर हम सिंपली इस फॉर्मूले को देखें, पी जीरो इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इन ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, तो ये सिंपली वही फॉर्मूला है जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। सिंपली ऐसे याद रखो ना यार, एक ही बंदा है, एक बंदे ने दो फॉर्मूले दिए हैं, तो थोड़ा तो सेम होगा ही। इस केस में तो पूरा ही सेम हो गया, सिंपल। नेक्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल। आई एम श्योर आप सब ये इंटर में पढ़ के आए होंगे, इसीलिए फाइनल में इसका जो वेटेज है वो बहुत ही कम रहता है। पी जीरो इस केस में क्या होगा? डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई डिवाइडेड बाई के ई। डी इज डिविडेंड, ई इज अर्निंग पर शेयर, आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड के इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट अ बिट फास्ट। नेक्स्ट इज पीई मल्टीपल अप्रोच। पीई मल्टीपल अप्रोच जो होता है वो कैलकुलेट करता है यूजिंग पीई व्हाट वुड बी माय मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग द पीई मल्टीपल अप्रोच इज पीई इनटू अर्निंग पर शेयर। ये अपन वैल्यूएशन में और इन डिटेल समझेंगे, आप बस फिलहाल के लिए इतना याद रखिए दैट मार्केट प्राइस पर शेयर is PE ratio into earning per share. As simple as that. Next is yield on share approach, which is also known as accounting based model. अब ये जो अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल है या यील्ड ऑन शेयर अप्रोच है, ये भी इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही सम है, और ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन टॉपिक में है नहीं, बट क्योंकि ये रिलेवेंट है इस टॉपिक से तो इसीलिए ये आपको यहाँ पढ़ाया गया। In this approach, we calculate P0 as actual yield on equity shares, जो actually we are getting, divided by the expected yield on equity shares that we expect to get into paid up value of equity share. सर आपने क्या बोला? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअल यील्ड मतलब, सॉरी, एक्चुअल यील्ड मतलब यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमें एक्चुअली मिली है, एक्चुअल यील्ड। देन इज द एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्सपेक्टेड यील्ड मतलब नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ सिमिलर कंपनीज इन द मार्केट। जो भी नॉर्मल रिटर्न है इक्विटी शेयर्स पे ऑफ द सिमिलर कंपनीज, उसमें हम रिस्क प्रीमियम जोड़ देंगे हमारी कंपनी का, तो वो बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड, कि हमें कितना चाहिए, दैट इज आर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एक्सपेक्टेड यील्ड, दैट इज आर एक्सपेक्टेड यील्ड। तो ये था गाइस पूरा अर्निंग बेस्ड मॉडल का। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपको मेरा गला थोड़ा खराब साउंड कर रहा होगा, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, नो इश्यूज। वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स। अब सर राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंपनी राइट शेयर्स इशू करती फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स,
आपने कई बार सुना होगा कि टाटा का राइट शेयर आया है या इन्फोसिस का आया है, अभी शायद विप्रो का कुछ राइट शेयर वगैरह आया है। तो हम उस राइट शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करें फॉर आवर सिक्योरिटी वैल्यूएशन पर्पस। नेक्स्ट, तो कंपनी इशूज राइट शेयर्स टू इट्स existing shareholders. A price of the shares after the right issue is known as X right price. X X क्या थी यार वो, मुझे आ गई। अबे रुको 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 रुको, एक्स राइट प्राइस। बड़े खराब बच्चे हो यार, एक्स सुन के ही भग जाते हो। एक्स राइट प्राइस, अब एक्स राइट प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक्स राइट प्राइस इज नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। देन नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ राइट शेयर्स। सिंपली हम राइट शेयर्स आने के बाद जो हमारा शेयर प्राइस जो डाइल्यूट होने वाला है वो होता है एक्स राइट प्राइस। सिंपली क्या था, एग्जिस्टिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, राइट शेयर्स राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये रहेगा हमारा एक्स राइट प्राइस। अब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं या ये होता क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट इज एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस मतलब जो शेयर का प्राइस है आफ्टर द राइट इशू माइनस द राइट इशू प्राइस इज नोन एज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट। सिंपली इससे इसका मतलब ये रहता है कि जो भी मेरा एक्स राइट प्राइस है उससे अगर मैं जो राइट इशू प्राइस है वो माइनस कर देता हूँ तो मेरे को एक वैल्यू मिलती है विच इज थ्योरेटिकल वैल्यू। अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है इन टोटल होती है। जब थ्योरेटिकल वैल्यू को अपन डिवाइडेड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट विच वन राइट शेयर वाज इशूड, तब हमें मिलता है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ भी इसमें सोचने जैसा या कुछ टफ नहीं था। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ आफ्टर द राइट शेयर इशू। अब जब भी राइट शेयर होता है तो क्या इफेक्ट आता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे जब वो राइट शेयर को एक्सरसाइज करते हैं? तो वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर राइट इशू क्या होगा? तो जो अपन ने एक्स राइट प्राइस निकाला वो इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इज दिस प्लस दिस। अब इसमें से माइनस जो अमाउंट करेंगे हम, अब इसमें से माइनस जो करेंगे हम अमाउंट, दैट वुड बी द अमाउंट पेड टू एक्वायर द राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स को अमाउंट पे कर एक्वायर करने के लिए अपन ने क्या पे किया होगा? राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, सिंपल। इससे मिला हमें वैल्यू आफ्टर द राइट इशू, नेट वैल्यू आफ्टर द राइट इशू। अब माइनस करेंगे हमारे बिफोर राइट की वैल्यू क्या थी। बिफोर राइट इशू से पहले हमारी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर। दैट वुड बी द चेंज इन वेल्थ, दिस सिंपल इज दैट। कई एक दो क्वेश्चंस में ऐसा पूछा गया है द इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ।